नमस्कार साथियों। आज से हम एक नए सीरीज़ का शुभारंभ करेंगे। जैसा कि आप जानते होंगे कि आईएएस और पीसीएस की परीक्षाओं में समाचार पत्रों का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। समाचार पत्र पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं वो अक्सर करके द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं या द हिंदू पढ़ते हैं। लेकिन अगर हिंदी मीडियम की बात करें तो हिंदी मीडियम में भी कुछ समाचार पत्र अच्छे हैं। जैसे कि अगर दैनिक जागरण की बात करें तो दैनिक जागरण बहुत अच्छा अखबार है। इसके अलावा यदि अन्य अखबार की बात करें जैसे कि अमर उजाला की बात करें या जनसत्ता तो या हिंदुस्तान टाइम्स की बात करें, हिंदी में जो हिंदुस्तान आता है उसकी बात करें तो उसमें भी कोई ना कोई आर्टिकल अच्छा आ ही जाता है। लेकिन दैनिक जागरण में लगभग हर दिन अच्छे आर्टिकल आ जाते हैं। इसके अलावा जो बिजनेस स्टैंडर्ड होता है हिंदी भाषा में जो होते हैं वो भी अच्छा ही होता है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए कोई एक आर्टिकल प्रतिदिन लेंगे और उसका पूर्ण रूप से एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उससे प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है और समाचार पत्र पढ़ते रहने से करंट अफेयर्स की भी अपनी तैयारी होती जाती है। तो करंट अफेयर्स की तैयारी के मद्देनजर और जीएस पेपर को ध्यान में रखते हुए रोज एक आर्टिकल का एनालिसिस करेंगे। अगर वर्तमान यानी आज के अगर एनालिसिस की बात करें तो इसका टॉपिक है पेरिस समझौते की आगे की राह। इसको लिखे हैं विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला जी ने लिखा है इसको। अगर आज के टॉपिक की बात करें तो ये जीएस पेपर थर्ड का जो एनर्जी से रिलेटेड टॉपिक है, एनर्जी ऊर्जा, उससे संबंधित हम इसको अटैच करके देख सकते हैं। और पेरिस, जैसा कि आपको पता है कि फ्रांस जो है, फ्रांस यूरोपीय कंट्री का एक देश है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। वहाँ पर श्रीमान नरेंद्र मोदी और वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनके बीच में 2015 में एक समझौता हुआ था जिसको पेरिस समझौता कहते हैं। तो पेरिस समझौते में क्या बातें थी अगर उसकी बात करें तो मुख्य रूप से उसमें पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित बात थी, पर्यावरण संरक्षण। तो देखेंगे इस आर्टिकल में पर्यावरण संरक्षण में क्या बताया गया है और भारत पेरिस समझौते में कितना ज़्यादा आगे बढ़ गया है। जैसे पेरिस समझौते के 5 वर्ष के बाद भारत उन कुछ एक विकासशील देशों में से एक है जो न केवल अपने पर्यावरण संरक्षण संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं बल्कि जलवायु संबंधित साक्ष्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और अधिक प्रयास कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे लिखा हो कि पेरिस समझौते के 5 वर्ष होने के बाद, तो इस समय 2021 चल रहा है यानी कि 2020 हो गया है। इसका मतलब कि 2015 में ये पेरिस समझौता हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो पेरिस में ही हुआ था। नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री फ्रांस के बीच में हुआ था। तो उसमें धीरे धीरे अन्य देश भी जुड़ते चले गए थे। हाल में जलवायु आकांक्षाओं से जुड़े शिखर सम्मेलनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय दृष्टिकोण को सबके सामने रखा है कि भारत अपने ऊर्जा के क्षेत्र में क्या काम करना चाहता है, नवीकरणीय ऊर्जा जो रिन्यूएबल एनर्जी है उस क्षेत्र में क्या काम करना चाहता है और उसकी प्रगति कहाँ तक हो गई है। इसके बारे में नरेंद्र मोदी जी ने कुछ बातें रखी थी। वो क्या बातें थी? उन्होंने कहा कि हमें अतीत के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए और बड़े लक्ष्यों को दृष्टि में रखना होगा। यानी कि जो हमने अपना टारगेट्स बना रखा है कि इतना हमें रिन्यूएबल एनर्जी कलेक्ट करना है फ्रॉम सोलर एनर्जी, इतना हमें बायोमास से और सभी सेक्टर से, तो उसमें और बड़े सेक्टर हमें बनाना पड़ेगा, यानी कि लक्ष्य को और बड़ा करना पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि भारत पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करेगा। 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु संरक्षण शिखर सम्मेलन में, यानी संयुक्त राष्ट्र जलवायु संरक्षण शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 2019 में हुआ था। तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में किया गया थोड़ा भी काम ढेरों उपदेशों से कहीं अच्छा है। इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन क्षेत्र में अगर कुछ भी हम काम करेंगे, थोड़ा भी काम करेंगे, तो बहुत बड़ा बड़ा उपदेश देने से अच्छा है कि हम जलवायु क्षेत्र में थोड़ा सा काम करें। यानी ज्ञान बांटने से अच्छा है कि हम एक पेड़ लगाएं। हम जलवायु से संबंधित अभियान और आकांक्षाओं के क्षेत्र में अग्रणी बनने के लिए ऊर्जा, उद्योग, परिवहन, कृषि और हरित क्षेत्रों की सुरक्षा सहित सभी क्षेत्रों में अपने पूरे समाज की इस यात्रा में व्यवहारिक कदम उठा रहे हैं। भारत का यह मानना है कि जलवायु परिवर्तन से अलग बंटे हुए रहकर नहीं लड़ा जा सकता। जलवायु परिवर्तन क्या है? जलवायु परिवर्तन मतलब एक ऐसी स्थिति जिसमें जलवायु में परिवर्तन होता जाता है, यानी
जैसे मान लिए इस समय वर्तमान में पृथ्वी ये है, अब पृथ्वी पे बहुत ज़्यादा जो हरित गैसें हैं, ग्रीन गैसेस हैं, या कहें जो गैसेस होती हैं जो जलवायु में गर्मी फैलाती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, CO2 हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, CO हो गया। इस प्रकार की गैसें जो होती हैं वो जब हवा में उड़ती हैं तो बहुत ज़्यादा जलवायु को गर्म कर देती हैं। जब जलवायु को गर्म करती हैं तो जो वर्षा है, जो सूखा है, मरुस्थलीकरण है, इसके चरण जो है बढ़ते जाते हैं, चक्रवात है, इसके चरण बढ़ते जाते हैं। जलवायु परिवर्तन से जैसे ग्लेशियर्स हैं वो पिघलने लगते हैं, नदियों में जब ग्लेशियर पिघलेंगी तो नदियों में या मैदान में जो बाढ़ आने की आशंका जो है बढ़ जाती है। जब बाढ़ आएगी तो उससे समुद्री जो पारिस्थितिकी तंत्र है उस पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो उसी को बोलते हैं जलवायु परिवर्तन, यानी कि मानवकृत और प्राकृतिक कारणों की वजह से जलवायु में परिवर्तन जो होने लगता है। इससे अगर अलग अलग रहेंगे तो उस पर लड़ाई नहीं लड़ा जा सकता, सभी को एक साथ रह करके जलवायु परिवर्तन की दिशा में ठोस और कारगर कदम उठाने पड़ेंगे और बड़े लक्ष्यों को अपनाना पड़ेगा। इसके लिए एकजुटता के साथ व्यापक और समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसके लिए नवाचारों की इंग्लिश होती है इनोवेशंस, TIONS। तो इसके लिए नवाचारों तथा नई और स्थायी प्रौद्योगिकियों को अपनाने की जरूरत है। स्थायी प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, तो अच्छे टेक्नोलॉजी इनोवेशंस इसको बढ़ावा देना पड़ेगा। जैसे अभी पिछले दिनों बात करें 2020 में ही तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने डेनमार्क के कुछ साइंटिस्ट के साथ बातचीत कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने डेनमार्क के साइंटिस्टों को एक सलाह दी कि क्या ऐसा हो सकता है कि जो वायुमंडल में जो आर्द्रता है, यानी कि जो वायुमंडल में नमी है, क्या कोई ऐसा मशीन बना करके उस नमी को खींचा जा सकता है। जैसे भारत को अगर देखें तो ये जो निचला वाला इलाका है, प्रायद्वीपीय वाला इलाका, यहाँ मुंबई है, बड़े बड़े शहर हैं किनारे तटीय क्षेत्र में, यहाँ पे लोग रहते हैं, और ये पूरा समुद्र है, इधर भी समुद्र है, इधर भी समुद्र है, और समुद्र के ऊपर जो है आर्द्रता रहती है, यानी कि नमी रहती है। तो क्या साइंटिस्ट कुछ ऐसी यहाँ पे मशीनें लगा सकते हैं तटीय क्षेत्रों में जिससे कि इस नमी को खींचा जा सके और खींच करके इसको पेयजल के रूप में इसको परिवर्तित किया जा सके, कि लोग आर्द्रता वाले जल को सोख करके उसको पानी पीने के लिए उपयोग कर सकें। तो इस पे राहुल गांधी जी ने प्रतिक्रिया देते हुए नरेंद्र मोदी जी का मजाक भी उड़ाया था, तो बाद में वो भी मजाक के पात्र बन गए थे। तो इस प्रकार के जो नवाचार हैं, जो नए नए प्रौद्योगिकी हैं, क्या उनको अपना करके इस क्षेत्र में काम किया जा सकता है। भारत इन अनिवार्यताओं के प्रति सचेत है और इसीलिए भारत ने अपने राष्ट्रीय विकासात्मक और औद्योगिक रणनीतियों में जलवायु को शामिल किया है। भारत इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। जैसे अगर हम बात करें एनर्जी की बात करें, ऊर्जा की, स्वच्छ ऊर्जा की बात करें, तो करीब करीब 8 करोड़ लोगों को मुफ्त में उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर बांटे गए। तो मुफ्त में ये बांटा गया तो इससे क्या फ़ायदा हो कि महिलाओं को फूंकते वक्त, जलाते वक्त गैस को, चूल्हा को, बहुत सारा धुआं जाता है, तो उनकी जो औसत आयु है वो घटती जाती है। और जब इतने लोगों को गैस सिलेंडर बांटा गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि उनकी जो औसत आयु है उसको वो बढ़ेगी, यानी कि जीवन प्रत्याशा जो होती है, जीवन प्रत्याशा वो बढ़ेगी इससे। यानी अब जो जंगल में जाते थे लकड़ी लेने के लिए और सब चीज़ करने के लिए, उसमें नहीं जाना पड़ेगा। तो स्वच्छ ऊर्जा से उनकी जो है जीवन स्तर में भी वृद्धि हुई इसके कारण। तो भारत इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा है। ऊर्जा जलवायु संबंधी सभी रणनीतियों को केंद्रीय बिंदु है। ऊर्जा जो है वो जलवायु संबंधित सभी रणनीतियों का केंद्रीय बिंदु है, यानी कि जो भी काम किया जाता है वो अक्सर करके ऊर्जा को गेन करने के लिए किया जाता है। जैसे बड़े बड़े जो तेल शोधन कार्यशालाएं हैं जहाँ पर तेल का परिशोधन किया जाता है या फिर जहाँ पर तेल का उत्खनन किया जाता है। जैसे भारत में देखें तो यहाँ पर जो बॉम्बे हाई है, बम्बई के बगल बॉम्बे हाई है, या यहाँ पर जो असम वाला क्षेत्र है, या मन्नार की खाड़ी में कुछ क्षेत्र हैं, यहाँ सबसे तेल परिशोधन किया जा सकता है या तेल निकाले जा सकते हैं, निकाला भी जाता है। जैसे डिबरी हो गया या यहाँ पे कुछ और भी हो गए तो वहाँ से निकाला जाता है तेल।
ऐसे ही अगर खाड़ी वाले देश में देखें तो यमन हो गया, ओमान हो गया, सऊदी अरब हो गया, कतर हो गया, ईरान हो गया, तो वहाँ सबसे भी तेल वेल निकाले जाते हैं। अमेरिका में निकाला जाता है, रूस में निकाला जाता है, चीन में निकाला जाता है। तो जितना जलवायु संबंधित बातें होती है उसका मेन कारण क्या होता है? ऊर्जा प्राप्त करना, यानी एनर्जी प्राप्त करना। एनर्जी पाने के लिए हम खुदाई करते हैं, मशीनें लगाते हैं, बहुत सारे लोगों को रोजगार देते हैं, और जब वही तेल निकल करके आता है मार्केट में तो वो तेल जो है गाड़ी में जाता है, फिर गाड़ी से धुआं निकलता है, धुआं निकल करके वायुमंडल गर्म होता है, वायुमंडल गर्म होता है तो जलवायु परिवर्तन होता है। यानी कुल मिलाकर के जलवायु परिवर्तन का केंद्रीय बिंदु ऊर्जा है। यानी ऊर्जा को अगर रीन्यूएबल एनर्जी में चेंज करेंगे, यानी एक ऐसी एनर्जी जो प्रकृति हमें देना चाह रही है उसका हम उपयोग करें। जैसे तेल है, तेल तो तेल है, ये इसको निकालते जाएंगे, एक दिन खत्म हो जाएगा, तेल का कुआं सूख जाएगा। लेकिन सूर्य का प्रकाश जो है, सनलाइट जो है वो हमेशा हमेशा रहेगी। तो बड़े बड़े पैनल लगा करके हम सोलर लाइट को एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही हवा जो है, हवा वो हरदम बहती रहती है। जैसे प्रायद्वीपीय क्षेत्र में ही देखें, यहाँ जो गुजरात वाला एरिया है, तो गुजरात में बड़े बड़े एक तरीके से जो वायु का होता है, जो पंखे टाइप के होते हैं, देखे होंगे पिक्चरों में भी, जी ऐसे करके जो पंखे होते हैं वो चलते रहते हैं, पंखा चलता रहता है, तो एक तरीके से पवन चक्की, तो पवन चक्की से जो है एनर्जी निकाली जाती है। तो गुजरात में इसका डेवलपमेंट अच्छा हुआ है, सोलर एनर्जी का डेवलपमेंट गुजरात में अच्छा हुआ है। अभी पिछले दिनों मध्य प्रदेश के एक शहर है रीवा, रीवा में भी भारत का बहुत बड़ा सोलर प्लांट का एक बनाया गया, पार्क बनाया गया, जिसमें बहुत सारा एनर्जी निकाला जाएगा। ऐसे ही भारत के लद्दाख वाला जो एरिया है, लद्दाख वाले एरिया से भी, लद्दाख वाला एरिया कहाँ पर है? जैसे इस तरह अगर बनाएंगे तो ये वाला जो एरिया है लद्दाख का एरिया है, इस तरफ ये वाला जो एरिया है ये लद्दाख का एरिया है। तो लद्दाख वाले एरिया में भी बहुत सारा सोलर एनर्जी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर हम रीन्यूएबल एनर्जी को प्राप्त करेंगे तब जाकर के हमारा जो एनर्जी वाला है उसका ज़रूरत भी पूरा होगा और जलवायु परिवर्तन वाली जो समस्या है उससे भी निजात मिलेगी। हमारा मानना है कि भारत स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ी शक्ति बन गया है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन करने वाले स्रोतों से निकलकर अक्षय ऊर्जा और गैर जीवाश्म ईंधन वाले स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करने में अग्रणी देश है। अक्षय ऊर्जा मतलब रिन्यूएबल एनर्जी, यानी एक ऐसी एनर्जी जो अक्षय है, यानी खत्म नहीं होगी कभी भी। अक्षय मतलब जो कभी भी खत्म ना हो। तेल वाला है तो वो खत्म हो सकता है, कोयला है, जैसे झारखंड में कोयला है तो कोयले का उत्खनन किया जाएगा, खनन किया जाएगा, 10 साल 20 साल 50 साल बाद कोयला खत्म हो जाएगा, तो वो अक्षय ऊर्जा नहीं है। अक्षय ऊर्जा मतलब जो कभी भी समाप्त ना हो, ठीक है ना, उसको बोलते हैं अक्षय ऊर्जा। जैसे कि सोलर एनर्जी है वो अक्षय ऊर्जा है, कोयला अक्षय ऊर्जा नहीं है। जीवाश्म ईंधन मतलब जैसे तेल है या कोयला भी जैसे जीवाश्म ईंधन ही है। तो गैर जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म मतलब कि एक जो वनस्पतियां हैं, जो प्राणी जगत है, वो जब मिट्टी के अंदर में दब जाती हैं तो सालों साल बाद इस पर खूब प्रेशर पड़ता है, खूब टेम्परेचर होता है, तो प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से जो नीचे दबी वनस्पतियां हैं, मनुष्य हैं, जीव जंतु हैं, उन पे जब दबाव बढ़ता जाता है तो धीरे धीरे ये गल करके कुछ ना कुछ गैसेस के रूप में, जैसे मीथेन के रूप में, या कह लें कि तेल के रूप में या कोयले के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। तो उसको बोलते हैं जीवाश्म ईंधन, यानी एक ऐसा ईंधन जो जीवाश्म के सड़ने गलने से बना हुआ है। और अक्षय गैर जीवाश्म ईंधन मतलब कि ऐसे ईंधन जो इन कारकों की वजह से नहीं बने हैं बल्कि अन्य कारकों की वजह से, जैसे हवा, सूरज की रोशनी, इनसे बने हुए हैं, तो वो अक्षय ऊर्जा हो जाएंगी। अक्षय और जीवाश्म ईंधन वाले स्रोतों में भारत जो है अग्रणी देशों में से एक है। हमारा उद्देश्य भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता का उपयोग करते रहना है। अपनी अक्षय ऊर्जा क्षमता के मामले में हम दुनिया में चौथे स्थान पर हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इट कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, कि भारत जो है अक्षय ऊर्जा के मामले में दुनिया में चौथे स्थान पर है। अक्षय ऊर्जा के इस क्षेत्र में जिस प्रकार हम क्षमता विस्तार
किया जा रहा है वह दुनिया में सबसे बड़े प्रयासों में से एक है। इसका सबसे बड़ा भाग सूर्य से प्राप्त होगा, जो ऊर्जा का सबसे स्वच्छ स्रोत होगा। यानी ऊर्जा का सबसे स्वच्छ स्रोत क्या हो सकता है? सूर्य का प्रकाश। स्वच्छ स्रोत मतलब क्या होता है? स्वच्छ ऊर्जा मतलब क्या होता है? क्लीन एनर्जी मतलब होता है एक ऐसी एनर्जी जिसको जब हम कंज्यूम करते हैं तो उसके द्वारा कोई भी अपशिष्ट पदार्थ नहीं निकलता है। जैसे सोलर एनर्जी, जैसे मान लो कि एक हमने लगाया, पैनल लगाया, ऊपर पैनल है ये और एक ऐसे खंभा है, इधर एक लाइट लगा हुआ है, नीचे एक बैटरी लगी हुई है। अब सनलाइट इस पे पड़ रहा है तो ये कंज्यूम करके बैटरी में एनर्जी को भर रही है। अब जब इसके द्वारा रात के समय में इससे लाइट निकलेगी तो इससे CO2 नहीं निकलेगा, इससे कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं निकलेगा, तो ये क्लीन एनर्जी है। जबकि तेल जो है, तेल को जब हम यूज करते हैं तो वो जब उत्सर्जित होता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड ये सब निकलते हैं, तो इससे हवा गंदी होती है, तो उसको बोलते हैं क्लीन एनर्जी। वो नहीं है क्लीन एनर्जी, मतलब जो सोलर एनर्जी है वो क्लीन एनर्जी है। तो उपयोग करते हैं अपनी अक्षय ऊर्जा क्षमता के मामले में हम दुनिया में चौथे स्थान पर हैं और जिस प्रकार क्षमता विस्तार किया जा रहा है वह भी दुनिया में सबसे बड़े प्रयासों में से एक है। इसका सबसे बड़ा भाग सूर्य से प्राप्त होगा, जो ऊर्जा का सबसे स्वच्छ स्रोत होगा। हम इस दिशा में पहले ही प्रगति पर हैं। शुरू में हमने जो लक्ष्य बनाया था वो 2022 तक 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य बनाया था। तो जो हमने शुरू में लक्ष्य बनाया था वो लक्ष्य क्या था कि 2022 तक हम 175 गीगावाट ऊर्जा क्षमता प्राप्त करेंगे। 2022 तक 175 गीगावाट क्षमता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट है। और जब हम मेंस का आंसर लिखते हैं तो मेंस आंसर राइटिंग में भी ऐसे ऐसे जो अच्छे अच्छे फैक्ट हैं उनका हम प्रयोग कर सकते हैं कि भारत 2022 तक 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पहले तो प्रतिबद्ध था कि 2022 तक हम 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करेंगे, लेकिन अब हम इससे भी आगे बढ़ गए हैं और हमें विश्वास है कि अगले 2 वर्ष में 220 गीगावाट क्षमता प्राप्त कर लेंगे। यानी जिस तरीके से भारत काम कर रहा है ऐसा लगता है कि 2022 तक भारत 220 गीगावाट क्षमता प्राप्त कर लेगा। लेकिन यदि प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाए तो 2022 तक भारत कितनी अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है, तो 175 गीगावाट रखा लिख सकते हैं हम कि 175 गीगावाट का लक्ष्य रखा हुआ है। लेकिन जो लेखक हैं उन्होंने अपना विश्लेषण किया है, उन्होंने बताया है कि 220 गीगावाट क्षमता भी हम प्राप्त कर सकते हैं 2022 तक। हमारा 2030 तक 450 गीगावाट क्षमता स्थापित करने का भी बड़ा महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। तो 2 लक्ष्य ध्यान रखने हैं कि 2022 तक हमें 175 गीगावाट GW अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य है 175, और 2030 तक यानी उसके 8 साल बाद तक हमें कितना प्राप्त करना है? 450 गीगावाट GW। तो ये 2 फैक्ट याद रखने हैं कि 2022 तक हमें 175 गीगावाट क्षमता का अक्षय ऊर्जा प्राप्त करना है और 2030 तक हमें 450 गीगावाट क्षमता स्थापित कर लेनी है। हम वर्ष 2030 तक भारत के 40% बिजली गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त कर लेंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 2030 तक भारत में 40% जो बिजली है वो गैर जीवाश्म ईंधन से प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि वर्तमान में जो बिजली उत्पादन है वो कोयला से होता है। कोयला के जलने से हम बिजली उत्पादन करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? बिजली उत्पादन के लिए हम पानी का प्रयोग कर सकते हैं, बिजली उत्पादन में हम सोलर का प्रयोग कर सकते हैं, और बिजली उत्पादन में हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? वायु का प्रयोग कर सकते हैं। बिजली उत्पादन में हम जो गोबर गैस है, गोबर गैस प्लांट का यूज कर सकते हैं, गोबर गैस प्लांट GGP, इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर इन सब के प्रयोग से देखा जाए, जो अक्षय स्रोत हैं इनके हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत 2030 तक 40% बिजली जो है अक्षय स्रोतों से प्राप्त करेगा। स्वच्छ ऊर्जा का यह अभियान वर्ष 2030 तक हमारी अर्थव्यवस्था की उत्सर्जन की तीव्रता 30 से 35% तक
कम कर देगा। यानी कि अभी जितना हम उत्सर्जन कर रहे हैं उससे 30 से 35% जो उत्सर्जन है गंदे गैसों का वो कम हो जाएगा। मतलब अभी वर्तमान में मान चलो कि 100 इकाई अगर CO2 निकल रहा है तो भारत 2030 तक जो है 65 इकाई CO2 निकालेगा, यानी कि 35 इकाई तक कम कर लेगा। इस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है। उजाला योजना, तो कुछ योजनाएं दी गई हैं। क्वेश्चन में कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है केंद्र सरकार द्वारा या सरकार द्वारा जारी की गई विभिन्न योजनाओं के बारे में जो है उसका उल्लेख कीजिए कि कैसे जलवायु परिवर्तन की दिशा में भारत सरकार काम कर रही है, कैसे अक्षय ऊर्जा की दिशा में भारत सरकार काम कर रही है। तो एक दो लक्ष्य लिख सकते हैं कि भारत 2022 तक 175 गीगावाट एनर्जी प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है, 2030 तक 450 गीगावाट एनर्जी प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। तीसरा, भारत 2030 तक 40% जो बिजली है वो गैर जीवाश्म ईंधनों से प्राप्त कर लेगी। अगला हम ये लिख सकते हैं कि 30 से 35% जो उत्सर्जन है वो 2030 तक कम कर लेगा भारत। इसके अलावा कुछ और योजनाएं हैं, जैसे उजाला योजना है, LED लैंप। उजाला योजना LED लैंप उपयोग करने का एक राष्ट्रीय अभियान प्रतिवर्ष कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को करीब 4.25 करोड़ टन कम कर रही है। यानी उजाला योजना के तहत क्या काम किया जाता है, LED लैंप का प्रयोग किया जाता है। और इस LED लैंप के प्रयोग करने से हर साल जो कार्बन डाइऑक्साइड की उत्सर्जन है वो 4.25 करोड़ टन तक कम हो रही है। उज्ज्वला योजना, जिसमें गैस बांटे गए थे, तो उज्ज्वला योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वच्छ ऊर्जा पहल में से एक है, जिसके तहत 8 करोड़ से अधिक परिवारों को स्वच्छ रसोई गैस की सुविधा प्रदान की गई है। कई क्षेत्रों में चलाई जा रही सरकारी योजनाओं में जलवायु संबंधी अभियान और इसके स्थायित्व को शामिल किया जा रहा है। अभी 2020 में जो PCS, उत्तर प्रदेश PCS का परीक्षा हुआ है उसमें स्मार्ट सिटी मिशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो IAS का पेपर हुआ है उसमें भी स्मार्ट सिटी मिशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो स्मार्ट सिटी मिशन से कुछ जो मार्मिक तथ्य हैं उसको हम नोट कर सकते हैं। जैसे हमारा स्मार्ट सिटी मिशन 100 शहरों में चल रहा है। कितने शहरों में चल रहा है, तो 100 शहरों में चल रहा है, ताकि वे जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के समक्ष अधिक स्थायी और नई परिस्थितियों के अनुकूल परिवर्तनीय बन सकें। स्मार्ट सिटी मिशन है मतलब कि शहरों का जो है एक तरीके से सही तरीके से उसका योजनाबद्ध तरीके से विकास करना। वहाँ पे एनर्जी कैसे कंज्यूम की जाए, वहाँ पे कैसे जो वायु है उसकी वायु की स्वच्छता, वायु की गुणवत्ता पे हम ध्यान दे सकें। यानी PM 2.5, PM 10.0 जो मानक होते हैं उसके अनुरूप हम कैसे कम कर सकें। यानी अगर दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, इन सब शहरों के, गुरुग्राम की, इन सब की अगर जो वायु गुणवत्ता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो स्मार्ट सिटी मिशन का मतलब यही है कि जो भी बिल्डिंग्स बनेंगी, जो भी नालियाँ होंगी, जो भी हवा होगा, पानी होगा, उसको सही तरीके से सभी तक पहुंचाया जाए, यानी स्वच्छता बरती जाए। तो स्मार्ट सिटी मिशन यही है कि 100 शहरों में चलाया जा रहा है। इसके अंदर में क्या है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, यानी कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, NCAP। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का लक्ष्य अगले 4 वर्षों में यानी 2024 तक वायु में प्रदूषण PM 2.5 और 10 को 20 से 30% तक कम करना है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और 2020 के IAS के पेपर में ही राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के बारे में भी पूछा गया था। तो उसमें हम एक फैक्ट ये लिख सकते हैं कि भारत का लक्ष्य क्या है कि 2024 तक PM 2.5 और PM 10 दोनों को 20 से 30% तक कम कर देना है। फिर जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन भी चलाया गया था। भारत सरकार ने एक अलग मंत्रालय गठित किया है जिसका नाम है जल शक्ति मंत्रालय। और जल शक्ति मंत्रालय के पहले मंत्री कौन है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत ये जल शक्ति मंत्रालय के पहले मंत्री बने हुए हैं। और जल शक्ति मंत्रालय गठन भी श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने गठित किया था, ताकि पानी से संबंधित जितने स्रोत हैं
उनको साफ किया जा सके, पानी के और सारे स्रोत बनाए जा सकें और नल के द्वारा सभी को जल उपलब्ध हो सके गांव-गांव में। तो इसके लिए जल शक्ति मंत्रालय गठित किया गया है। तो जल जीवन मिशन जो है इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि घरों में हमेशा जल उपलब्ध रहे, घरों में पानी की कमी ना रहे, सबको पानी मिलता रहे, जिसका उद्देश्य ग्रामीण भारत के सभी घरों में 2024 तक नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है। अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स देखें, एसडीजी की संख्या कितनी है? 17 है। एसडीजी गोल्स अगर देखेंगे तो उसमें भी एसडीजी गोल्स में एक गोल है कि सभी को स्वच्छ जल उपलब्ध कराना, स्वच्छ वायु उपलब्ध कराना। तो जो जल जीवन मिशन है वो शुद्ध जल सभी को नल के माध्यम से मिल सके, 2024 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। कार्बन को अवशोषित करने के लिए और अधिक पेड़ लगाए जा रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में 2020 में देखा जाए, उत्तर प्रदेश में 2020 में करीब मान चलो करीब 25 करोड़ पौधे लगाए गए। श्रीमान योगी जी की सरकार में 2020 में करीब 25 करोड़ पौधे लगाए गए, 25 करोड़ से ज़्यादा पौधे लगाए गए। और बहुत सारे ऐसे पौधे लगाए जा रहे हैं जिससे हम एक तरीके से जिसको कह लें कि बहुत सारी जड़ी बूटियों संबंधी पेड़ भी लगाए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जैसे मिंट हो गया या इस प्रकार से और पौधे हो गए, जिससे कि जड़ी बूटियां भी उससे निकल सकें, स्वास्थ्य के लिए और पर्यावरण के लिए भी लाभदायी हों। तो ऐसा भी काम किया जा रहा है। और बंजर भूमि को पुनः उपजाऊ बनाया जा रहा है, जो 2.5 से 3 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर सकते हैं। यानी जो पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं तरह तरह के, उससे एक तो बंजर भूमि को उपजाऊ बन सकता है वो, और दूसरा 2.5 से 3 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर सकता है। यानी एक तो जो 40% वो था, उससे भी बहुत सारे बिजली, करीब 2030 तक हम 40% बिजली जो है वो अक्षय ऊर्जा से प्राप्त कर लेंगे, ऐसा लक्ष्य है। 2022 तक 175 गीगावाट क्षमता तक का हम प्राप्त कर लेंगे, 2030 तक 450 गीगावाट क्षमता तक प्राप्त कर लेंगे। 8 करोड़ उज्ज्वला योजना के तहत गैस बांटे गए हैं। उजाला योजना के तहत जो लैंप बहुत सारे लगाए गए हैं, उससे बहुत सारे करीब 3.85 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड को उससे कम किया गया है। ऐसे ही पेड़ पौधे लगाने से करीब 2.5 से 3 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड को कम किया जा सकता है, अवशोषित करेंगे वो। तो हम विशेष रूप से अपने बड़े शहरों में प्रदूषण उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी सेक्टर के प्रभाव को कम से कम करने के लिए ग्रीन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का निर्माण करने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। ग्रीन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क मतलब क्या है? ये जो ट्रांसपोर्ट है, यानी कि जो बसेस हैं, जो टैक्सी हैं, बसेस टैक्सी मेन रूप से इस दो को देखें तो इन दोनों का जो नेटवर्क है, ये जो शहर में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उनको जो उसमें एनर्जी भरी जाती है, जैसे कि डीजल और पेट्रोल, जो डीजल और पेट्रोल होता है, तो डीजल और पेट्रोल को स्थानांतरित करके इसके यहाँ पे बैटरी वाले चलाए जाएं, तो वो ग्रीन एनर्जी है तरीके से। यानी जब बैटरी में जो एनर्जी भरी हुई है उसका जब यूज होगा टैक्सी में, बसेस भी बैटरी से चल रही हैं, कुछ और भी जो हाइड्रोजन गैसेस होती हैं, हाइड्रोजन गैसेस से भी गाड़ियाँ चलाई जा रही हैं, उसका प्रयोग किया जा रहा है, नई नई गाड़ी बाजार में उतर रही हैं। तो इसको बोलते हैं ग्रीन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, यानी कि हरित ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, यानी कि जो क्लीन एनर्जी है उसके माध्यम से बसेस और टैक्सी को चलाना, ताकि वायुमंडल पे दुष्प्रभाव ना पड़े। तेजी से काम कर रहा है भारत इस दिशा में भी। भारत मास ट्रांजिट सिस्टम, ग्रीन हाईवे मतलब जो हाईवे बने हुए बड़े बड़े, उसके साइड साइड में पेड़ पौधे लगाना, इसको बोलते हैं ग्रीन हाईवे। या ग्रीन हाईवे इसको भी बोलते हैं कि जो हाईवे बनता है इसमें बहुत सारे डामर लगते हैं, वो सब लगता है ना, काला वाला तेल लगता है, जले तेल लगते हैं, डीजल लगता है, सब चीज लगता है इसमें। तो ग्रीन हाईवे मतलब ये कि जैसे मान लो पॉलीथीन है,
पॉलीथीन जमीन में जाता है, खराब होता है, मिट्टी खराब करती है, उसकी उर्वरक शक्ति खराब हो जाती है मिट्टी की। पॉलीथीन जानवर के पेट में जाता है तो उनके भी मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। भारत और दुनिया भर से पॉलीथीन समुद्र में इतनी भारी मात्रा में जाता है कि उससे बहुत सारी मछलियों के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ता है, जो जलीय पारिस्थितिकी है उस पर संकट उत्पन्न हो जाता है। तो इन पॉलीथीन का ऐसा भी एक प्रयोग हुआ है कि पॉलीथीन को दबा करके उसको बदल करके, ठीक ना, यानी रिसाइकिल करके, जो रीयूज रिड्यूस रिसाइकिल होता है, तो उसमें से रिसाइकिल करके पॉलीथीन को रिसाइकिल करके हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, यानी गंदगी को कम कर सकते हैं और रीयूज कर सकते हैं, पुनः उपयोग कर सकते हैं। कैसे? ग्रीन हाईवे बनाने में, यानी पॉलीथीन की मदद से हम डांबर वांबर वाला काम जो है पॉलीथीन से बनाएं। अब पॉलीथीन का उपयोग हम ग्रीन हाईवे बनाने में करें, यानी हाईवे को जिसमें डांबर लगते हैं वो सब चीज लगते हैं, उसी यहाँ पे हम पॉलीथीन के कुछ पुनर्चक्रण वाले पदार्थ जो हैं पुनः प्रयोग के लिए हाईवे में करें। तो ऐसा काम करके हम ग्रीन हाईवे का भी कर सकते हैं। ऐसा प्रयोग चल भी रहा है भारत में। और जलमार्गों सहित अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है। बुनियादी ढांचे मतलब जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो सड़कें हैं, रोड्स हैं, है ना, रोड्स हैं या ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इन सब का मजबूत होना, तो बुनियादी ढांचे का मजबूत होना कहा जाता है। तो इसके क्षेत्र में भारत रीन्यूएबल एनर्जी, अक्षय ऊर्जा और ग्रीन हाईवे, इन सब का प्रयोग कर रहा है। नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लांट, नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लान एक ई मोबिलिटी अवसंरचना तैयार कर रहा है, जिसका उद्देश्य यह है कि भारत के कुल वाहनों में से 30% वाहन इलेक्ट्रिक हो जाएं। यानी भारत सरकार ने एक प्लान बनाया है, योजना बनाई है, जिसका नाम है नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लान। ये ई मोबिलिटी अवसंरचना तैयार कर रहा है और इसका उद्देश्य क्या है कि भारत में जितने भी वाहन है उसका 30% वाहन जो है इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित हो जाए, बैटरी से चलने लगे। ये पहल हमारी भलाई के लिए ही है, क्योंकि भारत उन देशों में से एक है जो जलवायु परिवर्तन में सबसे अधिक प्रभावित है। जलवायु परिवर्तन से भारत सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला देश है, क्योंकि जो चक्रवात आते हैं भारत में, हमेशा चक्रवात तटीय क्षेत्र में आते हैं और तटीय क्षेत्र में बहुत सारे गरीब लोग भी रहते हैं। मुंबई है तो मुंबई में बहुत सारे गरीब भी रहते हैं, बहुत सारे अमीर भी रहते हैं। तो अमीरों को तो उतना क्षति नहीं होता, लेकिन गरीबों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। धारावी दुनिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा जो गंदी बस्ती वाला क्षेत्र है वो मुंबई के धारावी वाले स्थान में है। कोरोना महामारी फैली तो धारावी में सबसे ज़्यादा लोग प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है। वो एक दूसरे के पास जाएंगे, उनके पास शिक्षा का प्रसार नहीं है, एक दूसरे से मिलेंगे, कोरोना वायरस फैलेगा। ऐसे चक्रवात आ गए, बहुत तेज़ी से हवा आ गई, चक्रवाती पवनें आ गई, तो उनका पूरा का पूरा जो घर है उड़ा के लेकर चली जाएगी। ऐसे यहाँ पे चक्रवात बहुत सारे आते हैं तो बहुत सारे लोगों को स्थानांतरित किया जाता है, उड़ीसा से, पश्चिम बंगाल से, आंध्र प्रदेश से। तो जलवायु परिवर्तन सबसे ज़्यादा जो गरीब परेशान होते हैं उन देशों में से जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित है। हम यह जानते हैं कि हमें अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है, लेकिन हमारे इन प्रयासों से लाभ मिलना आरंभ हो गया है। 2005 से 2014 की अवधि के दौरान भारत की उत्सर्जन मात्रा जो थी 21% तक कम कर दी गई है। यानी 2005 से 2014 की अवधि के बीच में कार्बन की उत्सर्जन मात्रा जो है वो 21% तक कम कर दी गई है और भारत 2030 तक करीब करीब 30 से 35% अपना जो उत्सर्जन है वो कम कर देगा। ऐसा भी उद्देश्य, लक्ष्य बनाया गया है। अगले दशक तक हम इससे और भी अधिक कमी की उम्मीद करते हैं, यानी कि जो 21% है हम उम्मीद करेंगे कि 30 से 35% जो है कमी हो जाए, उत्सर्जन हो जाए, यानी उत्सर्जन में कमी हो जाए। क्योंकि जितने ज़्यादा गर्म गैसें निकलेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें निकलेगा, उतने ज़्यादा जलवायु परिवर्तन होगा, उतने ज़्यादा गरीब परेशान होंगे। तो भारत जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में दुनिया का एक जिम्मेदार देश बनना चाहता है। हम न केवल पेरिस समझौते की अपनी प्रतिबद्धताओं से भी अधिक कार्य कर रहे हैं, बल्कि हम जलवायु परिवर्तन के बारे में की जाने वाली कार्रवाई के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में आगे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में जैसे
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ये 2015 में किया गया था नरेंद्र मोदी जी और जो फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं उनके बीच में। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, इसका क्वेश्चन आईएएस में कि पीसीएस में 2020 में पूछा गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो मुख्यालय है वो हरियाणा का एक शहर है गुरुग्राम, गुरुग्राम में है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय हरियाणा राज्य के गुरुग्राम शहर में है। तो हमने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसे कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी बनाए हैं जो वैश्विक स्तर पर कार्बन उत्सर्जन को कम करने से संबंधित है, जिससे यह तेजी से विस्तार पाने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सबसे बड़ा बन गया। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में बहुत सारे देश हैं जो उसमें जुड़ते चले गए हैं, करीब करीब 80 देश हैं जो इसमें जुड़ गए हैं, आईएसए में, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में। लिखा भी देखो 80 से अधिक देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हो गए हैं, जिससे यह तेजी से विस्तार पाने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में एक बन गया है। राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक जिम्मेदार देश होने के कारण भारत विकासशील देशों में अद्वितीय बन गया है। इससे भारत जलवायु परिवर्तन पर अपनी सोच रखने और यथोचित कार्रवाई करने में अग्रणी भूमिका निभाने की अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने की राह पर अग्रसर हो रहा है। तो इस प्रकार से ये आर्टिकल का एनालिसिस कंप्लीट हुआ। ये आर्टिकल दैनिक जागरण में छपा हुआ था, जो कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज्ञानवर्धी आर्टिकल था। ऐसे ऐसे आर्टिकल का हर दिन डिस्कस करेंगे। ये करीब 36 मिनट हो गया है, तो 36 मिनट से कम में ही करीब करीब आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट छोटा छोटा आर्टिकल कैसे एनालिसिस करेंगे। तो हमारा जो यूपीएससी है उसकी भी तैयारी होती जाएगी और बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी इसी बहाने हम सीखते जाएंगे, जैसे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है, अक्षय ऊर्जा क्या है, ऐसे जो छोटे छोटे टॉपिक हैं वो भी हम सीखते चले जाएंगे। तो इस वाले में फ़िलहाल इतना ही। इतना सब सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।